नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नामरूप में उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। इस पर 10,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार संसद के अगले सत्र में नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के खिलाफ विधेयक लाएगी। रेलवे ने 26 दिसंबर से यात्री किरायों को युक्तिसंगत बनाया। साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण उड़ान में देरी को देखते हुए परामर्श जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और दुबई में पुरुष अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत के साथ मैच में पाकिस्तान ने ताज़ा समाचार मिलने तक 50वें ओवर में 8 विकेट पर 340 रन बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन को सशक्त बनाना और कृषि वृद्धि को समर्थन देना है। ये संयंत्र प्रतिवर्ष 12,70,000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस संयंत्र से उर्वरक आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी, लॉजिस्टिक का खर्चा घटेगा, नामरूप की ये यूनिट रोजगार, स्वरोजगार के हजारों नए अवसर भी बनाएगी। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को उर्वरक पर बड़ी सब्सिडी दे रही है। जो यूरिया हमें महंगे दामों पर विदेशों से मंगाना पड़ता है, हम उसकी भी चोट अपने किसानों पर नहीं पड़ने देते। बीजेपी सरकार सब्सिडी देकर वो भार सरकार खुद उठाती है। भारत के किसानों को सिर्फ 300 रुपए में यूरिया की बोरी मिलती है। उस एक बोरी के बदले भारत सरकार को दूसरे देशों को करीब 3,000 रुपया देना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। असम की जो ताकत अहोम साम्राज्य के दौर में थी, विकसित भारत में असम वैसी ही ताकतवर भूमि बनाएंगे। नए उद्योगों की शुरुआत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सेमीकंडक्टर्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कृषि के क्षेत्र में नए अवसर, टी गार्डन्स और उनके वर्कर्स की उन्नति, पर्यटन में बढ़ती संभावनाएं, असम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने कारखानों की तकनीक अप्रासंगिक हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस कारण नामरूप की कई इकाइयां बंद होती गईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब डबल इंजन वाली सरकार कांग्रेस की पैदा की गई समस्याओं का समाधान कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में पूरे देश में सिर्फ 225 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता था। पिछले 10-11 वर्षों में कठिन परिश्रम के बाद ये उत्पादन बढ़कर लगभग 306 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को बचाने के लिए SIR का विरोध कर रही है। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक के इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचा कर रखना है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, असम की पहचान और असम के सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा, बीजेपी फौलाद बनकर आपके साथ खड़ी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के पश्चिम बोरा गांव में शहीद स्मारक क्षेत्र में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी गुवाहाटी में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत असम के 25 मेधावी विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। ये चर्चा ब्रह्मपुत्र नदी पर एक क्रूज पर होगी। श्री मोदी ने कल गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार नकली उर्वरकों और कीटनाशकों से निपटने के लिए संसद के अगले सत्र में सरकार एक विधेयक लाएगी। नई दिल्ली में कल चौधरी चरण सिंह पुरस्कार समारोह में उन्होंने भ्रामक टैग के साथ नकली उर्वरकों और कीटनाशकों की बिक्री पर चिंता प्रकट की। श्री चौहान ने कहा कि बेईमान कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक न केवल किसानों और श्रमिकों के लिए लाभकारी है, बल्कि गांवों के विकास से भी हर तरह से जुड़ा हुआ है। विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। और दूसरी तरफ एक विशाल धनराशि जो प्रस्तावित इसी साल है, वह 1,51,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो और उस पैसे से गांव का संपूर्ण विकास हो। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे 26 दिसंबर से रेल किराए को युक्तिसंगत बनाएगा। सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसे की दर से वृद्धि की जाएगी। मेल, एक्सप्रेस और वातानुकूलित गाड़ियों में ये दर 2 पैसे प्रति किलोमीटर होगी। रेलवे के अनुसार किराए में वृद्धि से लगभग 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। रेलवे ने बताया कि पिछले दशक में रेल ढांचे में काफी वृद्धि हुई है और बेहतर संचालन के लिए जनशक्ति बढ़ाई जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में विमानों की उड़ान में देरी को देखते हुए परामर्श जारी किया है। प्राधिकरण ने कहा है कि कम दृश्यता को देखते हुए चुनिंदा हवाई अड्डों पर उड़ान में बदलाव हो सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे उड़ान की ताजा जानकारी लें और हवाई अड्डे तक पहुंचने तथा अन्य औपचारिकताओं के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल घना कोहरा रहेगा। कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में आज भारी हिमपात का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 376 दर्ज किया गया। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेफ 4 के अंतर्गत अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और निर्माण स्थलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नियमों का अनुपालन न करने वाले 612 उद्योगों को बंद कर दिया गया है। 3 दिन में 1 लाख से अधिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी, जबकि शेष पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। पूर्व सैनिकों के लिए 10% और ट्रेड्समैन के लिए 3% तक की रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए घोस्ट पेयरिंग नाम की एक साइबर कैंपेन का इस्तेमाल करने की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट। मंत्रालय के अनुसार साइबर अपराधी बिना किसी सत्यापन के पेयरिंग कोड का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर के जरिए अकाउंट को हैक कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी आमतौर पर तब शुरू होती है जब आपको किसी जानकार नंबर से फोटो भेजा जाता है और इसे देखने की अपील का मैसेज आता है। इस मैसेज में एक लिंक होता है जो फेसबुक जैसे प्रीव्यू के साथ आता है और आगे फोन नंबर से जुड़ी एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया की ओर ले जाता है। मंत्रालय ने बताया कि इस तरीके से साइबर अपराधी को बिना पासवर्ड या
सिम स्वैप किए पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल जाता है। मंत्रालय ने लोगों से संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने के साथ साथ बाहरी साइटों पर कभी भी अपना फोन नंबर दर्ज नहीं करने की सलाह दी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। तिरुवनंतपुरम में भारी जीत दर्ज करने वाले भारतीय जनता पार्टी सदस्य श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से पैदल चलकर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि देश के विकास के लिए समाज का संगठित होना आवश्यक है। संघ की 100वीं वर्षगांठ पर आज कोलकाता की साइंस सिटी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू समाज को संगठित करने की आवश्यकता है। डॉक्टर भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ का गठन किसी के विरोध या प्रतिक्रिया से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि संघ किसी व्यक्तिगत या संगठनात्मक लाभ के लिए काम नहीं करता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि ध्यान में सकारात्मक और समावेशी समाज के निर्माण के लिए रूपांतरण की शक्ति है। आज दूसरे विश्व ध्यान दिवस पर हैदराबाद में कान्हा शांति वनम में उन्होंने कहा कि हार्टफुलनेस मूवमेंट शांति, सौहार्द और आध्यात्मिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुक्त और चेतन मस्तिष्क जन सेवा और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि ध्यान भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है, जो मस्तिष्क और चेतना का विज्ञान है। दक्षिण अफ्रीका में आज सशस्त्र हमलावरों की गोलीबारी में 9 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। ये घटना दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के पास वेस्ट रैंड इलाके में हुई। मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पिछले सप्ताह बोंडी तट पर हमले को देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियों की समीक्षा की घोषणा की है। सिडनी में समुद्र तट पर यहूदी त्योहार हनुक्का के दौरान 2 बंदूकधारियों की गोलीबारी में 15 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि समीक्षा का काम अप्रैल 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसका उद्देश्य अधिकारियों को चरमपंथ से निपटने के लिए तैयार करना है। बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन ने कहा है कि हाल ही में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में ईश निंदा का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। फैक्ट्री मैनेजर पर पुलिस बुलाने के बजाय दीपू को उग्र भीड़ के हवाले करने का आरोप है। 28 वर्षीय दीपू की कथित ईश निंदा के आरोप में बृहस्पतिवार की रात भीड़ ने हत्या कर उसके शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी थी। इसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त रोष है। इस सिलसिले में 2 फैक्ट्री मैनेजरों आलमगीर हुसैन और मिराज हुसैन सहित 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका ने गैर प्रवासी वीजा धारकों की जांच कड़ी कर दी है। इससे वीजा साक्षात्कार में देरी हो रही है। आवेदकों के सोशल मीडिया पोस्ट की गहन जांच की जा रही है और वीजा स्टैंपिंग के स्थान भी सीमित कर दिए गए हैं। वैध वीजा धारकों को चेतावनी दी गई है कि अब उनके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में जोखिम बढ़ गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि संडे ऑन साइकिल्स अब लोगों के बीच एक जुनून और संस्कृति बन गया है। संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पहल की शुरुआत फिटनेस को बढ़ावा देने और मोटापे से लड़ने के लिए की गई थी। और दुबई में पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 348 रन का लक्ष्य दिया है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर आज पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत 8 बार यह खिताब जीत चुका है। इधर विशाखापट्टनम में महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नामरूप में उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। इस पर 10,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार संसद के अगले सत्र में नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के खिलाफ विधेयक लाएगी। रेलवे ने 26 दिसंबर से यात्री किरायों को युक्तिसंगत बनाया। साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण उड़ान में देरी को देखते हुए परामर्श जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और दुबई में
पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 348 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।